नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले बड़े वीडियो में संविधान के भाग 1 पर चर्चा की थी और हमने वहाँ पर आर्टिकल 4 तक देखे थे। आज हम आगे जो चर्चा करेंगे, हमने आर्टिकल 4 तक अध्ययन कर लिया था। उस 4 में जो मुख्य बातें शेष रह गई थी वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक था भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र में हमने आर्टिकल 4 देखा था, अनुच्छेद 4। इस 4 के बाद में हम चर्चा करेंगे। 4 तक हमने चर्चा कर ली थी। 4 में जो प्रावधान थे वो भी चर्चा की, परंतु अब आगे क्या है वो प्रोसेस हम देखेंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। बात इस अनुच्छेद 4 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 4 में लिख रखा है कि अनुच्छेद 2 तथा 3, अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत होने वाले परिवर्तन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत या 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होंगे। यहां से चर्चा करेंगे हम कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। फिर किसके तहत होंगे? संसद संशोधन तो करेगी, परंतु सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन करती है। अब अनुच्छेद 2 व 3 में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? 2 व 3 में परिवर्तन हो रहा है 2 के तहत कि बाहरी प्रदेश को अर्जित करना, और 3 में जो परिवर्तन हो रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र के अंदर ही किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करना, उनके नामों को परिवर्तन करना, और नए राज्य के गठन करने वाला जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। इसका मतलब संसद संविधान में संशोधन तो करेगी, परंतु सामान्य बहुमत द्वारा करेंगी। यहाँ से हमारा थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। अब आज हम देखेंगे संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन करना, देखो जो टॉपिक है, अब हम चर्चा करेंगे संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान में संशोधन 3 प्रकार, जिस प्रकार मैंने लाइन बोली उसी अनुसार अगर प्रश्न आए कि संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से, 3 प्रकार से। एक है सामान्य बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा। एक है विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत का मतलब होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। यानी विशेष बहुमत का क्या मतलब हुआ? सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और तीसरा जो संशोधन होता है वो होता है विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। यानी संविधान में कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जो संसद द्वारा संशोधन करने के बाद वो आधे राज्यों में, यानी जो जितने राज्य हैं उन राज्यों के 1/2 राज्यों में उन राज्यों के अनुमोदन के लिए जाता है। और राज्य जब 1/2 यानी आधे राज्य से 1+ तो अनुमति दे दे, अनुमोदन कर दे, तो वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। फिर अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे तो वो अधिनियम बन जाता है, यानी वो जो संशोधन किया वो लागू हो जाता है। तो संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से? सामान्य बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आधे राज्यों की स्वीकृति हो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित, अनुसूची 7 में अगर कोई संशोधन करे तो, और एक खुद अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करे तो उनमें आधे राज्यों का हमें अनुमोदन या बहुमत चाहिए। इस कारण
ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन होता है। तो सीधा साधा प्रश्न बनता है, संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। इसके अलावा अगर अगला प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कितनी प्रकार से होता है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अगर दूसरा प्रश्न ये रहे कि अनुच्छेद 368 के तहत कितनी प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, और खुद अनुच्छेद 368 हमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से, विशेष बहुमत प्लस और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, परंतु अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। तो इस बात का भी तुम ध्यान रखना। ठीक है, और जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किसको है? संसद को है। राज्यों को कोई इस संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं है। और एक बात और मैं करूंगा आपसे कि जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है कि जो हमारे संशोधन किए जाएंगे वो संशोधन केवल और केवल संसद द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ प्रावधान किए गए। जब एक वाद आया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है, तो एक आया था गोलकनाथ वर्सेज पंजाब वाद। 1967 का एक वाद है, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब वाद। इस गोलकनाथ वर्सेज पंजाब वाद 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि संसद को केवल संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु वह मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये 1967 के गोलकनाथ वर्सेज पंजाब वाद में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी संविधान में संशोधन कर सकती है केवल मौलिक अधिकारों को छोड़कर। उसके बाद में जब 1973 में एक वाद आया था केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद 1973 में। 67 में ये कहा नहीं कर सकती, और 6 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केशवानंद वाले वाद में अपने ही फैसले को बदल दिया और कहा कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उस मूल ढांचे को मद्देनजर रखते हुए संसद क्या करेगी? संविधान में संशोधन करेगी। एक बात और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें आपको बताया था, एक बार प्रश्न आया था, क्या संविधान संशोधनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? क्या संविधान संशोधनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है क्या? जब इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था, 24वां संविधान संशोधन 1970-71 में, इंदिरा गांधी ने उस 24वें संविधान संशोधन द्वारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का एक आर्टिकल था, आर्टिकल 13। इस आर्टिकल 13 में एक नई धारा जोड़ी गई, 13(4), अनुच्छेद 13(4) एक नई धारा जोड़ी गई। इसमें 2 बातें उल्लेखित की गई, 2 प्रावधान किए गए इंदिरा की सरकार ने। पहला जो प्रावधान किया गया, उसमें जो संविधान संशोधन था, संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया थी, उसमें कहा ये विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। विधि शब्द की हम चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे वहां पर। विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही इस संविधान संशोधन द्वारा कि
राष्ट्रपति, ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से ये राष्ट्रपतियों को बाधित किया गया, प्रतिबंधित किया गया कि अनिवार्य रूप से क्या देगा, स्वीकृति देगा। यानी संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। आप जब संसद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों के संदर्भ में जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है, परंतु इस 24वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने यह प्रतिबंधित किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। और जो पहली बात उसमें जोड़ी गई वो कहा कि संविधान संशोधन को विधि शब्द से बाहर किया गया। अब विधि शब्द से बाहर करने से मतलब क्या हुआ, कर दिया तो कर दिया, नहीं, फर्क पड़ता है। उसमें लिख रखा है कि जो विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, उन्हीं संविधान संशोधनों को न्यायपालिका में स्वीकृति दी जा सकती है या चुनौती दी जा सकती है जो विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। परंतु इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर संविधान संशोधन विधेयकों को विधि शब्द से बाहर करवा दिया। जैसे विधि शब्द से बाहर करवाया तो उन्होंने जब 1973 में जब केशवानंद वाला वाद आया था, 1973 में केशवानंद वर्सेज जो केरल राज्य वाद आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जब संविधान में संशोधन होता है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन होता है, यानी संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयकों को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। और आपने देखा होगा 2015 में जब 99वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 99वें संविधान संशोधन द्वारा देश में एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर जो लागू किया था, एनजेक जो लागू किया था 99वें संविधान संशोधन द्वारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर, ये जो राष्ट्रीय जो विधि न्यायिक आयोग था वो प्रावधान लागू किया गया था। परंतु इस 99वें संविधान संशोधन को 2015 में JS कैर की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने और पूरे के पूरे को रद्द कर दिया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरे के पूरे संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कोई भी संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो ऐसे संविधान संशोधनों को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। यानी संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको या अगर उसका उल्लंघन होता है तो ऐसे संविधान संशोधनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती। इसके बाद में एक मैंने जो पिछली वाले वीडियो डाले थे तो उनमें एक प्रश्न आया था, थोड़ा मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, ये भाग 1 से संबंधित है। एक पूछा था किसी स्टूडेंट ने, उसमें लिख रखा था कि सर जो आप पहले उन्होंने ऑफलाइन में देखा था, बैचों में तो पढ़ाया था, तो उन्होंने आज प्रश्न किया था, उन्होंने जब मैंने अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 जब बताए थे तो मैंने ये कहा था कि नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, किसी बाहरी प्रदेश को अर्जित करने की प्रक्रिया, ये सब सामान्य बहुमत द्वारा होती है। तो फिर उन्होंने कहा सर 2A में क्या है, या फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि एक लिखा कि जो गोवा है उस गोवा को 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य भारत का राज्य घोषित किया था। ये क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। जो हमारा संविधान संशोधन किया था, एक है 35वां संविधान संशोधन, ये 1975 में किया गया था। 35वां संविधान संशोधन विधेयक 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके समय 35वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। और 35वां संविधान संशोधन कर संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा 2A, बाद में जोड़ा, AR है, बड़ा कैपिटल है, 2A। इस अनुच्छेद 2A के तहत जो आपका जो गोवा वाला राज्य था, अनुच्छेद 2A के तहत जो प्रावधान किए गए, उसमें जो अनुच्छेद 2A उसके तहत सिक्किम को
सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी में डाला गया, यानी सह राज्य बनाया सिक्किम को। अनुच्छेद 2A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़कर और सिक्किम को सह राज्य बनाया। सिक्किम को क्या बनाया? सह राज्य। ये सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी में डालने के लिए संशोधन किया था 35वां संविधान संशोधन। ये सिक्किम को राज्य बनाने के लिए नहीं, यानी हमारे जो संविधान में राज्यों की जो श्रेणियां थी, दो, एक सामान्य राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक नए राज्यों की नई श्रेणी बनाई, सह राज्य। किसके लिए? सिक्किम के लिए सह राज्य की श्रेणी बनाई अनुच्छेद 2A जोड़कर। सह राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनके आंतरिक मामलों को छोड़कर बाहरी मामलों में केंद्र सरकार या संघ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी केवल और केवल बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करेगा, यानी आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, विदेशी मामले हैं, ऐसे मामलों में ही केंद्र या संघ क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा उस राज्य में। आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे राज्य सह राज्य कहलाते थे। ऐसा प्रावधान हालांकि आज वर्तमान में नहीं है। तो सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी में डालने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया था, न कि सिक्किम को राज्य बनाने के लिए किया गया। इस बात को याद रखना। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया? 36वां संविधान संशोधन कर 1975 में ही इस अनुच्छेद 2A को समाप्त कर सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया और सिक्किम को एक सामान्य राज्य बनाया। आपको फिर दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि 36वें संविधान संशोधन बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा केवल अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया, न कि सिक्किम का गठन किया गया, बल्कि सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। दूसरी बात, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सिक्किम के इस 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 2A को समाप्त कर सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी से हटा दिया, यानी एक सामान्य राज्य बनाया और उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब विशेष प्रावधान किए गए, जब हम राज्यों की विधानसभाएं पढ़ते हैं और वहाँ पर आर्टिकल 170 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 170। इस अनुच्छेद 170 में लिख रखा है कि राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम तो 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया। तो उस विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम की विधानसभा में आज 32 कैंडिडेट ही होते हैं। तो सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी से हटाकर एक सामान्य राज्य बनाया गया। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया था, न कि सिक्किम के गठन के लिए 36वां संविधान संशोधन किया था। तो इस बात को भी तुम ध्यान रखना। आपकी गाइडों में मिलते हैं कि इस 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। सिक्किम को राज्य नहीं, सिक्किम को सह राज्यों की श्रेणी से हटाने के लिए तथा सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत अनुच्छेद 2A को भी हमने समाप्त कर दिया था। तो ऐसी जो तमाम जानकारी है आज इस भाग 1 के अंदर हमने अध्ययन किया, यानी टॉपिक रहा आज का हमारा भारत का राज्य क्षेत्र। मुझे विश्वास है, आशा है आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आएगा, ये भी मुझे उम्मीद है आज। तो आप एक बार घर बैठे हैं तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है, इनसे संबंधित जो भी समस्या है आपको नहीं आ रही, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और आप उसके जो दूसरे दिन हम उस वीडियो पर या उन प्रश्नों पर जो भी हम चर्चा होगी कर लेंगे, आपसे रूबरू हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।